तो बच्चों कक्षा 12 पिछले वीडियो में हमने सेल का डिस्क्राइब किया था। तो सेल क्या था, आपने पढ़ा था कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो जो सेल में दो चीजें भी होती हैं, दो प्लेट होती हैं जो एक दूसरे के विपरीत आवेश रखती हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड, यानी एनोड और कैथोड। तो सेल में जो विपरीत आवेशित प्लेट होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक पे धन आयन होता है, एक पे ऋण आयन होता है। धन आयन को एनोड कहते हैं, ऋण आयन को कैथोड कहते हैं। अब जो सेल होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है कि ऐसे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। जैसे हमारा कौन सा है, नेल्सन सेल होता है। यानी ये जो विद्युत ऊर्जा है, फैन चल रहा है, जो भी चीजें हैं ये विद्युत के द्वारा चल रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, जिसको आप लिख लीजिएगा। इसमें क्या है कि जो कैथोड और एनोड, दो चीजें आपको मैंने बताया, दो प्लेट होती हैं। तो कैथोड में, विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड में ऋणावेश होता है, जबकि एनोड पर धनावेश होता है। तो विद्युत अपघटनी सेल कोई पूछे तो आप बताएंगे कि ऐसे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। जैसे नेल्सन सेल, इन सेलों में कैथोड पर ऋणावेश होता है जबकि एनोड पर धनावेश होता है। बस। दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल। तो बस इसका ठीक उल्टा हो गया कि ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। इन्हें हम वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है। इसके उदाहरण क्या है, शुष्क सेल है, डीनियल सेल है, सीसा संचायक सेल है, ये तीन इसके उदाहरण हैं और इत्यादि। अब इसमें क्या होता है कि इस वाले में कैथोड पर ऋणावेश होता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर धनावेश होता है जबकि एनोड पर ऋणावेश होता है। तो अगर कोई पूछे इन दोनों में अंतर क्या है तो आप दोनों की परिभाषा बता सकते हैं। कैथोड और एनोड पे ऋणावेश और धनावेश की आप तुलना कर सकते हैं, और तीसरे में इन दोनों का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्ध सेल, हाफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में यह पूछता है। तो अर्ध सेल क्या है कि यदि हमारा कोई विलयन है, जैसे यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट लिया हुआ है, जिंक की छड़ ली है, कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, कॉपर की छड़ ली है। तो यहाँ से एक चीज ये आपको समझ में आ रहा है कि जिसका विलयन है उसी धातु की छड़ हमने लिया है। जिंक सल्फेट में जिंक की छड़ ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट में कॉपर की छड़ ले रहे हैं। तो हम अर्ध सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम यह कहेंगे कि जब किसी विलयन में उसी धातु की छड़ को डुबोया जाता है तो यह प्रक्रिया अर्ध सेल की कहलाती है। जब किसी विलयन में उसी धातु की छड़ को उस विलयन में डुबोया जाता है तो वह प्रक्रिया अर्ध सेल कहलाती है। जैसे जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक धातु की छड़ को डुबोया गया है, अतः यह एक अर्ध सेल का निर्माण करता है। ऐसे ही हम इसको परिभाषित करेंगे कि कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर धातु की छड़ को डुबोया गया है, अतः यह दूसरे अर्ध सेल का निर्माण करता है। तो यहां से आपको परिभाषा क्लियर हो गया कि जिस धातु का, जिसका विलयन है उसी धातु की छड़ को हमने डुबोया। जैसे मान लीजिए अगर रहता है MgSO4 का विलयन, तो हम किसकी धातु की छड़ का इस्तेमाल करते हैं, Mg की, मैग्नीशियम की। तो यही रही बात।
तो अब अर्ध सेल हम कैसे परिभाषित करेंगे कि अब आपको पता चल गया कि एक अर्ध सेल यह है, एक अर्ध सेल यह है। तो जब दो अर्ध सेलों को आपस में जोड़ा जाता है, कैसे? एक लवण सेतु के द्वारा। जब दो, अभी लवण सेतु को भी हम पढ़ेंगे। लवण सेतु क्या होता है कि यह यू आकार की एक नली है। तो जब दो अर्ध सेल को लवण सेतु के द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो यह संपूर्ण प्रक्रिया बोल्टीय सेल कहलाती है। और इसमें अभी आप पढ़े थे कि मैं बताया था कि बोल्टी सेल में एनोड पर ऋणावेश होता है और कैथोड पर धनावेश होता है। अब यहां से ऋणावेश क्यों हो रहा है कि इसमें जो छड़ है इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर विलयन में जा रहा है, तो इसलिए ऋणावेश हो रहा है, क्रिया ऑक्सीकरण की हो जा रही है। और इसमें विलयन से निकलकर धातु की छड़ पर आ रहे हैं, दूसरे को क्या कर रहे हैं? उदासीन कर रहे हैं, इसलिए क्रिया अपचयन की हो जा रही है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है। खैर वो तो छोड़िए। तो अब हम कैसे बोल्टी सेल को डिफाइन करेंगे कि जब दो अर्ध सेलों को इस प्रकार लवण सेतु के द्वारा जोड़ा जाता है तो यह संपूर्ण प्रक्रिया बोल्टी सेल कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं लवण सेतु क्या होता है। तो लवण सेतु क्या है कि यह एक यू आकार की नली होती है जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट का विलयन भरा होता है। यह नली दो अर्ध सेलों को जोड़ने का काम करती है, इसे ही हम लवण सेतु कहते हैं। यहाँ पे भी आपको स्पष्ट हो रहा है कि दोनों अर्ध सेलों को लवण सेतु के द्वारा जोड़ा गया। तो कहेंगे कि यह एक यू आकार की नली है जो दो अर्ध सेलों को जोड़ने का काम करती है। इस नली में पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट का विलयन भरा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव, ये पूछता ही है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्ट्रोड विभव की बात हो रही है तो विभव का मतलब क्या है कि हम वहां कहीं न कहीं विभवांतर की बात करेंगे। विभव आप फिजिक्स में पढ़ते भी होंगे। तो देखिए ये इस फिगर से ही हम इसको भी डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम एक अर्ध सेल का निर्माण हो रहा है। अर्ध सेल जब बोले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसी धातु की छड़ उसी धातु का विलयन होगा। तो इसको भी ठीक वैसे ही परिभाषित करेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है कि जब किसी उस विलयन में, ठीक है, किसी धातु के विलयन में जब उसी धातु की छड़ को डुबोया जाता है, ठीक है, जिंक सल्फेट का विलयन है, जिंक धातु की छड़ को डुबो रहे हैं। तो जब किसी छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। स्वाभाविक सी बात है कि जब हम जिंक सल्फेट विलयन ले रहे हैं और उसी में जिंक धातु की छड़ को डुबो रहे हैं तो दोनों के मध्य कुछ तो फोर्स लगेगा, कुछ तो ऊर्जा उत्पन्न होगी ना, तो उसी को बोला जा रहा है विभवांतर। तो जब जिंक धातु को उसी जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जा रहा है तो दोनों के मध्य क्या हो रहा है? एक विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। तो आप इसे लिख सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो अब ये बात आ गई, यहां से हम अब इन दोनों जो हमारा सॉल्यूशन है विलयन है इसको इस पे हम बात करेंगे। पहले में क्या हो रहा है कि जब धातु की छड़ जिंक को डुबोया जा रहा है तो धातु की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर विलयन में जा रहे हैं। अब देखिएगा, अब दिमाग में ये मत लाइएगा कि जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकलना तो जिंक में पॉजिटिव आना चाहिए। ये देखिए इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। तो जब इसमें धातु की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर विलयन में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कमी हो रही है ना इलेक्ट्रॉन की, यानी धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर विलयन में जा रहे हैं। तो पहले केस में हम लिखेंगे कि जिंक सल्फेट विलयन में जिंक धातु में से या जिंक धातु की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर विलयन में जा रहे हैं, अतः
जिंक धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है, इसलिए यहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। अब देखिए जिंक धातु की छड़ है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जिंक 2+ में चेंज हो रहा है, 2E-, यही 2E- यहाँ हमने इसको दर्शाया जा रहा है। तो जब स्वाभाविक सी बात है, आपको ऑक्सीकरण अपचयन आप जानते होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्रिया ऑक्सीकरण की होगी, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो क्रिया अपचयन की होगी। सेकेंड अर्धसेल में हम देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट विलयन में जब कॉपर धातु की छड़ को हम डुबो रहे हैं तो कॉपर धातु की छड़ में विलयन से इलेक्ट्रॉन निकलकर, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉपर धातु की छड़ में जा रहे हैं, इसमें यहां से इसमें जा रहे हैं। तो कॉपर धातु की जब छड़ में जा रहे हैं तो कॉपर धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष पॉजिटिव हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, क्योंकि विलयन से इलेक्ट्रॉन निकलकर धातु की छड़ पे जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, धातु की छड़ पे जुड़ रहे हैं। तो जब वही इसको हमने दिखाया कि Cu2+ 2E- Cu में ये परिवर्तित हो गया, तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी, अपचयन की हो जाएगी। तो हम इलेक्ट्रोड विभव में ऑक्सीकरण और अपचयन की भी बात करेंगे, ये दोनों इक्वेशन दिखाएंगे कि इसमें कैसे ऑक्सीकरण हो रहा है, कैसे अपचयन हो रहा है, कैसे धातु की छड़ माइनस में जा रही है और कैसे प्लस में जा रही है। तो ये था इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अच्छा 12। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है ननस्ट का सिद्धांत। यह इस चैप्टर से मतलब रेयर केस में ही ऐसा होता है कि ना पूछे, हमेशा पूछता है ननस्ट का सिद्धांत क्या है। तो ननस्ट का जो सिद्धांत है कुछ बेसिक चीजें थी, जैसे ननस्ट जो है इलेक्ट्रोड विभव का सिद्धांत की उत्पत्ति भी यहीं से होती है। इलेक्ट्रोड विभव का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो इसी सिद्धांत से होती है। इनके सिद्धांत का पहला पॉइंट क्या था कि सभी धातु और हाइड्रोजन को, इन्होंने बेसिकली हाइड्रोजन को ही लेकर चला। तो सभी धातु एवं हाइड्रोजन क्या करते हैं, धातु की प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। तो इन्होंने कहा कि सभी धातुएं एवं हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ये पहला पॉइंट है ननस्ट का कि इन्होंने यह बताया कि सभी धातुएं एवं हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता भी है। खैर दूसरा क्या है, विलयन दाब। विलयन दाब क्या होता है कि जब हम अर्धसेल की बात कर रहे थे तो उसमें विलयन हमने लिया था और उसी धातु की छड़ को उसमें डुबोया था। तो विलयन दाब कुछ ऐसे ही वहीं से परिभाषित करेंगे। हम कहेंगे कि जब धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो विलयन और धातु की छड़ के मध्य एक दाब उत्पन्न होता है, उसी को विलयन दाब कहते हैं। क्या कहेंगे विलयन दाब, इनका सॉल्यूशन प्रेशर कहेंगे हम। नोट करते चलिएगा कि जब धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर विलयन में जाते हैं तो उस विलयन एवं धातु की छड़ के मध्य एक दाब उत्पन्न होता है जिसे विलयन दाब कहते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो विलयन दाब, दो कंडीशन वहां भी हो रहा था कि धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और विलयन से इलेक्ट्रॉन निकलकर धातु की छड़ पे जा रहे थे। तो वही हमारा जो अगला पॉइंट है वो है परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर। अब परासरण दाब क्या होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन विलयन में निकले, विलयन में गए, तो अब क्या होगा, विलयन में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम परिभाषित करते हैं कि जो विलयन में उपस्थित धनायन होते हैं ना, वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते समय प्लस और माइनस जाएगा तो उदासीन होगा। तो जो उदासीन होते समय जो दाब लगता है उसे परासरण दाब कहते हैं। तो हम यह कहेंगे कि किसी विलयन में, उस विलयन में उपस्थित धनायनों के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन होते समय विलयन और धातु की छड़ के मध्य जो दाब लगता है उसे परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। तो यह यहाँ से
दो चीजें हम कहेंगे क्लियर हुई कि नर्मस्ट के सिद्धांत में एक बात विलयन दाब की हुई, दूसरी बात परासरण दाब की हुई। अब नर्मस्ट ने यह बताया कि हमारा दो कंडीशन इन्होंने क्रिएट किया। उन्होंने यह कहा कि यदि पाई इज ग्रेटर देन पी, मतलब जो हमारा विलयन दाब है वो परासरण दाब से अधिक हो जाए, यानी धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर विलयन में अधिक आए, ठीक है, वही विलयन दाब होगा। तो यदि पाई इज ग्रेटर देन पी तो क्या होगा, तो ये होगा कि धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर विलयन में आएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जब पाई ग्रेटर देन होगा तो पाई मतलब क्या, विलयन दाब की बात हो रही है, और विलयन दाब आपने अभी परिभाषित किया कि धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर विलयन में जा रहे हैं। तो जब विलयन दाब अधिक होगा तो धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन अधिक निकलेंगे। तो वही बात हो गई कि यदि पाई इज ग्रेटर देन पी होगा, पी मतलब परासरण दाब, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, तो पाई ग्रेटर देन पी होगा तो धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर विलयन में आएंगे। इसका मतलब क्या है कि धातु की छड़ जो है वो विलयन के सापेक्ष क्या हो जाएगी, धनावेशित हो गई। दूसरा है कि यदि पाई इज लेस देन पी, मतलब विलयन दाब परासरण दाब से कम हो जाए, तब क्या होगा। तो परासरण दाब आपने क्या परिभाषित किया, आपने यही कहा कि विलयन के जो धनावेश हैं वो ऋणावेश इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो उदासीन होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि विलयन से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में जा रहे हैं, धातु में जा रहे हैं। देखिए दो कंडीशन हो रही है, जैसे कि हम यहाँ एक बीकर ले रहे हैं, मान लीजिए एक बीकर यहाँ हम ले रहे हैं, अर्धसेल में हमने समझाया भी था इसलिए मैं समझाना नहीं चाह रहा था, और ये दूसरा बीकर है, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा है, दो बीकर है, ये भी हमारा धातु की छड़ है, यहाँ पे भी धातु की छड़ है। तो पहले केस में क्या हो रहा है कि पहले केस में धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर विलयन में आ रहा है, इस विलयन में जा रहे हैं, और दूसरे में क्या हो रहा है कि विलयन में से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में जा रहे हैं, धातु की छड़ पर जा रहे हैं। तो उस अर्धसेल में आपने यही देखा था, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो धातु की छड़ इसके सापेक्ष ऋणावेशित हो रही थी और यह इसके सापेक्ष धनावेशित हो रही थी। तो वही बात मैंने पहले ही कहा कि उसी अर्धसेल से हम यहाँ समझेंगे कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जा रहे हैं तो इन दोनों के मध्य एक दाब लग रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, विलयन दाब। और जब विलयन से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जा रहे हैं तो इन दोनों के मध्य एक दाब लग रहा है, जिसे कह रहे हैं परासरण दाब। तो उसी को कहा जा रहा है कि यदि पाई इज ग्रेटर देन पी होगा तो विलयन से इलेक्ट्रॉन निकलकर धातु की छड़ पर जाएंगे। तो कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है कि उस स्थिति को बताइए जिसमें धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर विलयन में जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, पाई इज ग्रेटर देन पी। और तब दूसरा कंडीशन ऐसे पूछे कि यदि विलयन से इलेक्ट्रॉन निकलकर धातु की छड़ पर आते हैं, मतलब पाई इज लेस देन पी। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर नर्मस्ट का सिद्धांत पूछे, ऑलरेडी हमेशा पूछते हैं, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये कंडीशन भी। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसी में एक टर्म आता है रिडॉक्स विभव, ठीक है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया आप जानते होंगे, पिछले क्लास में पढ़ के आए होंगे कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बताई दे रहे हैं, जिंक ऑक्साइड हमने अगर लिया और अगर कार्बन की क्रिया हमने कर दी तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है जिंक, और क्या बना, CO बना। इसका मतलब क्या है कि जिंक ऑक्साइड किस में परिवर्तित हो रहा है, जिंक में, मतलब इसमें से ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो जिस क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है, क्रिया कौन सी हो जाएगी, अपचयन की, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, क्रिया क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण की हो जाएगी। तो इसमें दो टर्म हमने इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलता, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ा हाइड्रोजन निकला। और दूसरी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया रिडॉक्स का मतलब कि एक ही रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो, अपचयन भी हो। तो यहाँ पे जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो कहेंगे किसी पूर्ण रासायनिक सेल। अब देखिए एक ही वर्ड बहुत बड़ा इसका मतलब है। पूर्ण रासायनिक सेल का मतलब क्या हुआ कि अभी आपने जब पढ़ा था कि जब दो अर्धसेलों को आपस में जोड़ा जाता है किसके द्वारा, लवण सेतु के द्वारा, तो एक पूर्ण रासायनिक सेल का यानी वहां बोल्टी सेल का निर्माण हो रहा था। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि किसी पूर्ण रासायनिक सेल में एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पे प्लस एक पे माइनस। तो अगर एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होगी तो
तो क्या होगा कि दो इलेक्ट्रोड पे, एक पे ऑक्सीकरण हो रहा है और एक पे अपचयन हो रहा है। तो दोनों पे अगर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होगी तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, उसी को क्या कहेंगे, रिडॉक्स विभव कहेंगे। तो अगर आप इसको परिभाषित करना चाहें तो लिखेंगे कि यदि किसी पूर्ण रासायनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, तो उस विलयन में धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे रिडॉक्स विभव, रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा।